हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग की स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, आज से जो हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है वह है साइंस पेडागोजी का। तो साइंस पेडागोजी का जो पहला टॉपिक है आज हमारा, वह है विज्ञान का अर्थ एवं महत्व। हाँ, मुझे पता है सिलेबस में जो है इस तरीके से जो है आपको साइंस पेडागोजी के टॉपिक नहीं दिए गए, लेकिन जितने भी सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं वो सारे जो है आपके मैं कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन मैं अपने तरीके से जो है साइंस पेडागोजी पढ़ाने वाला हूँ। तो आज पहले हम विज्ञान का अर्थ एवं महत्व के बारे में जानेंगे, और प्रत्येक वीडियो के बाद इनसे नोट जो है आपको मेरे फेसबुक पेज और टेलीग्राम पेज पर उपलब्ध कराए जाते हैं पीडीएफ के रूप में। तो आप वहां से डाउनलोड करके भी इसे पढ़ सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। पहला टॉपिक जैसा कि आगे हमारा लिखा हुआ था कि विज्ञान का अर्थ, तो इसमें जो है विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में बताया गया है। तो मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूंगा, नोट्स आपको उपलब्ध करा दूंगा, तो नोट्स के जरिए आपको परिभाषाएं पढ़नी है। मैं भी यहाँ पर कुछ पढ़ के बता दूंगा कुछ कुछ, बाकी मैं यहाँ पे जो है आपको समझाने वाला हूँ। तो विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति, जो आपसे पूछ सकता है इसमें, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है जिसका नाम है सेंटिया। ठीक है, तो यह एक क्वेश्चन बन सकता है कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, कहाँ से हुई है। तो लैटिन का एक शब्द था सेंटिया, जहाँ से साइंस की उत्पत्ति हुई, जिसे विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, तो यह आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पे आते हैं परिभाषा के रूप में। तो कई वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी परिभाषा नहीं है जिसे सभी ने मान्यता दी हो, मतलब कोई भी मान्यता प्राप्त परिभाषा नहीं है। यहाँ पर जैसे कि मैं अपनी परिभाषा देना चाहूँ तो मेरी परिभाषा भी मान्य होगी, सभी वैज्ञानिकों की परिभाषा यहाँ पे मान्य, कोई भी पर्टिकुलर ऐसी परिभाषा नहीं है जिसको मान्यता प्राप्त हो कि विज्ञान की यही परिभाषा है। जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मैं बोलता हूँ कि विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बी प्लस ज्ञान। बी का अर्थ है विस्तृत और ज्ञान का अर्थ है नॉलेज। तो किसी पदार्थ या वस्तु के बारे में विस्तृत ज्ञान एवं नॉलेज को क्या बोलते हैं हम? विज्ञान। तो यह मैं अपनी तरीके से बोलता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सभी वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी तरीके से बोला है, तो मेरी परिभाषा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जो तीन से चार परिभाषाएं वह इम्पोर्टेंट है, जो महान वैज्ञानिक है। तो आपको सिर्फ समझाने के लिए कि विज्ञान क्या है, तो अभी तक ऐसी कोई भी परिभाषा नहीं है जो किसी भी परिभाषा को जिसे मान्यता प्राप्त हो। लेकिन यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। इसके बाद चार परिभाषा हमारी पूछ सकता है कि यह किसने दी, या किसने दी। जो इम्पोर्टेंट है तो वो दी गई है, आपको मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर भी जो लिखा हुआ है आपका सेम वही जैसे मैंने बोला है, लेकिन उसका थोड़ा अलग तरीके से, क्योंकि सबने अलग अलग तरीके से अपनी परिभाषा दी है। तो मैंने आपको बता दिया कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सेंटिया से हुई है, यह आपको याद रखना। इसके बाद देख लेते हैं जिसका अर्थ है विशेष ज्ञान। ठीक है, सेंटिया जो हमारा है इसका अर्थ क्या है? विशेष ज्ञान। वस्तुतः घटनाओं के कारणों की खोज ने विज्ञान को जन्म दिया है। यहाँ पे विज्ञान को यदि बोला जाए तो वस्तुतः घटनाओं की कारणों की खोज को किसने जन्म दिया, किसको जन्म दिया? विज्ञान को जन्म दिया। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। इसके बाद जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यह परिभाषा आपको याद नहीं रखनी, सिर्फ समझने के लिए जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी पढ़ के बता देता हूँ। विज्ञान किसी घटना विशेष के कारण तथा परिणाम के पारस्परिक संबंध के ज्ञान का विस्तृत एवं क्रमबद्ध अध्ययन है। तो यह आपको याद रखना, विस्तृत एवं क्रमबद्ध अध्ययन को ही हम क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। विभिन्न विज्ञानकों एवं विद्वानों द्वारा विज्ञान को परिभाषित करने के प्रयास किए गए, पर विज्ञान की एक भी परिभाषा ऐसी नहीं जिसे सभी की मान्यता मिली हो। कुछ ने विज्ञान को एक विशेष तरह के ज्ञान से संचित कोष के रूप में देखा है, तो कुछ ने इसे एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, तो कुछ ने जो है इसे एक विशेष प्रकार के कोष के रूप में स्वीकार किया, तो कुछ ने इसे एक प्रक्रिया के रूप में कोई स्वीकार किया। सबने अपनी अलग अलग परिभाषा दी, या मैं बोलूँ पूरा जो हमारा हो चुका। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे है विज्ञान की कुछ मुख्य परिभाषाएं, वह जो है आपकी निम्नलिखित हैं, तो वो मैं बताने वाला हूँ। इन्हीं परिभाषाओं में से पूछ सकता है, एक परिभाषा आ जाएगी और कुछ वैज्ञानिकों के नाम होंगे, पूछ सकता है कि किसने दी। इसमें से चार परिभाषाएं इंपोर्टेंट हैं, वह देख लेते हैं। पहली जो आपकी परिभाषा इंपोर्टेंट है वह है आइंस्टीन के अनुसार। ठीक है, आइंस्टीन के अनुसार, तो आइंस्टीन ने क्या कहा? हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त भिन्नताओं को तर्कपूर्ण तर्कपूर्ण एक रूप प्रणाली बनाने के प्रयत्न को विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि हमारी जो अनुभूतियां होती हैं, ठीक है, उसका अस्त व्यस्त भिन्नताएं होती हैं। जैसे अस्त व्यस्त आप कह सकते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से वो नहीं होता। हमारे पास जो ज्ञान है वह क्रमबद्ध नहीं हो किसी भी वस्तु के बारे में, उस भिन्नताओं को तर्कपूर्ण
तर्कपूर्ण एवं एक रूप मतलब क्रमबद्ध रूप से लगाकर एक प्रणाली बनाने के प्रयत्न को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। जैसे कोई भी एक आप सेंटेंस ले लीजिए, उसके शब्दों को अलग अलग कर दीजिए तो वह सेंटेंस एक अर्थ नहीं निकालेगा, लेकिन यदि उसे हम क्रमबद्ध एक रूप में व्यवस्थित करते हैं तो उसका एक अर्थ निकलता है। इसी को यहाँ पर उन्होंने इसको बोला है कि तर्कपूर्ण, जिसका एक तार्किक अर्थ निकले, तर्कपूर्ण एक रूप प्रणाली को बनाने के प्रयत्न को विज्ञान कहते हैं। तो आपको याद रखना, आइंस्टीन ने बोला था अस्त व्यस्त भिन्नताओं को तर्कपूर्ण एक रूप प्रणाली बनाने के प्रयत्न को क्या कहते हैं, विज्ञान। ठीक है, इतना आपको याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे हक्सले के मत। तो हक्सले का मत भी पूछ लेते हैं, हक्सले ने जो परिभाषा दी उसके बारे में। तो हक्सले ने कहा था कि मैं तर्क तथा प्रमाणों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान मानता हूँ। उन्होंने कहा था जो मैं तर्क तथा प्रमाणों पर आधारित जो ज्ञान होता है, जिसका एक तर्क हो, उसकी प्रमाणित आधार हो, प्रमाण हो, उस आधार पर जो मुझे ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलता हूँ। तो उसको उन्होंने, हक्सले ने बोला कि मैं तर्क तथा प्रमाणों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान मानता हूँ। इसके बाद एक परिभाषा और दी थी, वह दी थी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में विज्ञान जनशक्ति परियोजना द्वारा प्रस्तुत। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में विज्ञान जनशक्ति परियोजना है, उसके द्वारा एक परिभाषा जो है दी गई। तो प्रस्तुत विज्ञान समग्र परिभाषा के अनुसार, तो उन्होंने एक परिभाषा दी, वह परिभाषा क्या थी वह देख लेते हैं। विज्ञान प्रायोगिक प्रेक्षणों पर वह संचित तथा अनवरत क्रम है जो ऐसी घटनाओं एवं सिद्धांतों को जन्म देता है जो आगामी प्रेक्षणों के प्रकाश में अनवरत संशोधित हो जाते हैं। इस तरह विज्ञान प्रायोगिक ज्ञान का क्लेवर भी है तथा उसके परिवर्तन एवं संशोधन की प्रक्रिया भी है। तो यह जो परिभाषा दी थी वह किसने दी थी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में विज्ञान जनशक्ति द्वारा जो है प्रायोजित एक परिभाषा है। तो यह तीन परिभाषा हमारी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जो है इसमें एक परिभाषा और है जो आधुनिक परिभाषा है, आधुनिक विज्ञान की जो है परिभाषा कहा जाता है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर विज्ञान की आधुनिक परिभाषा इस तरह है। वैज्ञानिक नैसर्गिक घटनावली तथा उसके संबंधों के विषय में परीक्षण एवं पर्यवेक्षण से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आधुनिक परिभाषा है इसमें बोला गया है हमारा कि जो परीक्षण एवं पर्यवेक्षण से प्राप्त जो हमारा ज्ञान है, उसका क्रमबद्ध ज्ञान है, उसको हम क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। परीक्षण आप सभी लोग जानते हैं क्या कहलाता है, प्रैक्टिकल, और पर्यवेक्षण आकलन करना, ठीक है ना, किसी का अनुभव करना, उसको बोलते हैं पर्यवेक्षण। ठीक, तो इससे जो प्राप्त में क्रमबद्ध ज्ञान है उसको हम क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे कार्ल पियर्सन। तो कार्ल पियर्सन ने विज्ञान के अंतर्गत इन सभी बातों को सम्मिलित किया है। तो कार्ल पियर्सन ने जो अपनी परिभाषा दी उसमें जो है विज्ञान के अंतर्गत इन सभी बातों को सम्मिलित किया है। वह कौन कौन सी हैं तो देख लेते हैं यहाँ पर। पहला इसमें जो है उन्होंने सम्मिलित किया, किसी घटना का अनुभव करना, घटना का स्पष्टीकरण, घटना से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण करके वैज्ञानिक उपकल्पना बनाना। इसके बाद नेक्स्ट है उपकल्पना से परीक्षण के लिए प्रयोग करना एवं आंकड़ों का संग्रह करना, निरीक्षण तथा यथार्थ तथ्यों का चित्रण करना। इसके बाद हमारा उन्होंने रखा है इसमें कि कार्य कारण संबंध स्थापित करना, कि सार्वभौमिक एवं प्रमाणिक निष्कर्ष निकालना और भविष्यवाणी करना। तो उनके अनुसार उन्होंने जो अपनी बातें रखी विज्ञान के अंतर्गत, तो वह क्रमबद्ध रखी हैं कि पहले ऐसा हो, पहले अनुभव करो किसी घटना को, फिर उसका स्पष्टीकरण करो, उसके बाद उससे संबंधित तथ्यों एवं विश्लेषण वैज्ञानिक को उपकल्पना बनाओ अपनी तरफ से, वो जो मान चलेगा उससे उपकल्पनाएं बनेंगी हमारी, उपकल्पना के परीक्षण के लिए प्रयोग करना। ठीक है, तो जैसे कोई कल्पना बनी उसके संबंधित में जो है प्रयोग करना कि यह सिद्ध हो, सही है कि गलत है हमारी कल्पना, आंकड़ों का संग्रह करना, उससे जो आंकड़े प्राप्त हों उसका संग्रह करना, निरीक्षण तथा यथार्थ तथ्यों का चित्रण करना, कार्य कारण संबंध स्थापित करना और सार्वभौमिक एवं प्रमाणिक निष्कर्ष निकालना और निष्कर्ष के बाद जो है भविष्यवाणी करना। तो यह जो है उन्होंने अपने विज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित किया था इन बातों को। तो वह थे हमारे कार्ल पियर्सन। इसके बाद आता है हमारा विज्ञान की प्रकृति। तो विज्ञान के अर्थ के आधार पर जो विज्ञान की प्रकृति के दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष होता है आपका स्थिर पक्ष, दूसरा पक्ष होता है आपका गतिशील पक्ष। तो आपसे यदि पूछा जाता है कि विज्ञान की प्रकृति के कितने पक्ष होते हैं तो वह होते हैं दो पक्ष, एक होता है स्थिर पक्ष, दूसरा होता है गतिशील पक्ष। स्थिर पक्ष किसे बोलते हैं और गतिशील पक्ष किसे बोलते हैं, इन दोनों को हम समझ लेते हैं। स्थिर पक्ष के अंतर्गत जो है कुछ तथ्य, नियम, सिद्धांत, मान्यताएं और विचारधाराएं आती हैं, और गतिशील पक्ष के अंतर्गत जो आता है क्रियाशीलता आती है, खोज आती है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। जैसे स्थिर पक्ष को एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं कि जैसे कि
माना जाता था कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है। ठीक है, यह क्या हो गया, हमारा एक मान्यता थी। इसके बाद यूरोपीय लोग मानते थे कि जो समुद्र है या पृथ्वी जो है फ्लैट है, बिल्कुल मतलब गोल नहीं है, फ्लैट है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्थिर पक्ष। इसके बाद जो गतिशील पक्ष में क्या होगा हमारा, जैसे कि कुछ व्यक्ति होंगे जिन्होंने इसके बारे में खोज की, इसके बारे में खोज की, इस मान्यताओं को नहीं माना, इन नियम को नहीं माना, ठीक है, इन विचारधाराओं को नहीं माना, अपनी एक नई विचारधारा बनाई और इसके बारे में खोज की। जब खोज की तब जाके पता चला कि पृथ्वी केंद्र नहीं है, सूर्य केंद्र है ब्रह्मांड का। इसके बाद जब और खोज हुई तो उसके बाद पता चला कि सूर्य भी केंद्र नहीं है, मंदाकिनी होती है, जो हमारी मंदाकिनी में एक केंद्र होता है, ब्लैक होल या व्हाइट होल होता है, उसकी परिक्रमा पूरे जो है, इसमें बहुत सारे सौरमंडल होते हैं जो सभी जो है पूरा सौरमंडल करता है, तो उसको केंद्र माना। इसके बाद में पता चला कि मंदाकिनी भी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, इस प्रकार की अरबों खरबों मंदाकिनियां हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से खोज, इसको बोलते हैं गतिशील पक्ष, इसको बोलते हैं गतिशील पक्ष। और स्थिर पक्ष वह होता है जो एक निश्चित तथ्य, नियम, सिद्धांत मानता और विचारधाराओं को माने, उसको बोलते हैं स्थिर पक्ष। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे स्थिर पक्ष क्या है और गतिशील पक्ष क्या है। गतिशील पक्ष में आते हैं हमारी क्रियाशीलता, मतलब मैंने किसी बच्चों को एक सवाल कराया और मैंने बोला कि यह क्वेश्चन जो है इस एक फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूले के अलावा किसी और से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें होंगे एक स्थिर पक्ष वाले बच्चे, कुछ तो जैसे कि वो कुछ मान लेंगे, हाँ ठीक है सर, जो उसको जो मैंने बोला उसको जो है सत्य मान लेंगे और उसी जो है फॉर्मूले से हल करेंगे उसको। इसके बाद कुछ होंगे हमारे गतिशील पक्ष वाले बच्चे, वह जो है इसको सोचेंगे कि इसके अलावा, सर बोले इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं, कोई और फॉर्मूला होगा, तो वो उसके बारे में खोज करेंगे, किताब में देखेंगे, यूट्यूब के जरिए देखेंगे, कहीं ना कहीं से देखेंगे, तो नया तरीका खोजने की कोशिश करेंगे। यदि उनको नया तरीका नहीं मिलता तब भी वो क्रियाशील है ना। ठीक है, नया तरीका नहीं मिलता, इसके बाद वो अपना स्वयं का भी एक नया तरीका बनाने की कोशिश कर सकते हैं, तो शायद वो एक और नया तरीका खोजते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गतिशील पक्ष, मतलब क्रियाशीलता जिसमें हो उसको बोलते हैं गतिशील पक्ष। स्थिर पक्ष को बोलते हैं जो बिल्कुल जो पहले से निश्चित है उसको माने, उस नियम, तथ्य, सिद्धांतों, मान्यताओं, विचारधाराओं को माने, उसको बोलते हैं स्थिर पक्ष। ठीक है, तो दोनों पक्ष आपको समझ में आ गए होंगे, स्थिर पक्ष और गतिशील पक्ष। विज्ञान इसमें पूछ सकता है विज्ञान की प्रकृति में कितने पक्ष हैं, तो आपके दो पक्ष हैं, स्थिर पक्ष, गतिशील पक्ष, दोनों पक्ष आपको समझ में आ गए। इसके साथ फ्रेंड्स मैंने कई बार आपसे बोला है कि आप जाके फेसबुक पेज को जो है फॉलो करें, कोई भी जो है फेसबुक पेज को फॉलो नहीं करता। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो भी मेरे 1000 प्रथम फॉलोवर होंगे, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, 1000 प्रथम फॉलोवर होंगे तो उनसे जो है मैं जो भी मेरे माइंड में कुछ बिजनेस टाइप के हैं तो वो मैं डिस्कस करूंगा और उनके साथ जो है चालू करूंगा। जैसे पहला तो जो है मैं प्रथम 1000 जो मेरे फॉलोवर होंगे उनमें से जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल पर काम करने के लिए उनसे बोलूँगा, जो भी मेरे प्रथम 1000 फॉलोअर होंगे। जैसे कि मैं अभी साइंस पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ पे एक ही विषय का पढ़ा सकता हूँ, लेकिन यदि मेरे पास और टीचर होते तो वो भी जो है कोई कोई मैथ का पढ़ाता, कोई किसी का विषय का पढ़ाता, तो सारे जो है हमारे सब्जेक्ट इसी चैनल पर कंप्लीट होते। तो मैं इसके बारे में जो कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा अभी यूट्यूब पे, और आप लोग फेसबुक पेज पे जुड़ जाइए, उन सभी से जो है उनका ग्रुप बना करके उसमें से जो भी इंटरेस्टेड होगा तो वो यह काम करना चाहता है तो कर सकता है। तो इसके बाद देख लेते हैं इसमें आगे फ्रेंड्स, इसमें जो दिया गया हमारा वो है विज्ञान का महत्व तथा आवश्यकता। तो देखिए विज्ञान का महत्व, आज के युग में विज्ञान का महत्व कितना आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोगों को दृष्टिगोचर है, सभी लोगों को पता है कि विज्ञान का महत्व हमारे जीवन में कितना है। ठीक है, आजकल हर एक जो वस्तु है वह हमारे जो है विज्ञान की देन है हमको। तो इसमें देख लेते हैं थोड़ी सी परिभाषा जो लिखी हुई है आपकी। इसके बाद हम आज वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, हमारे चारों तरफ विज्ञान ही दृष्टिगोचर होता है। फलस्वरूप आज मानव जीवन एक ऐसा कोई क्षेत्र शेष नहीं है जो विज्ञान के चमत्कारों से अप्रभावित रह गया हो। खाने पीने, उठने बैठने, लिखने पढ़ने, यात्रा, उद्योग, ईंधन, अतिरिक्त कला, साहित्य भी आज विज्ञान से प्रभावित है। प्रकृति का क्रमशः विजय के द्वारा सुख सुविधाओं में वृद्धि विज्ञान की ही देन है। तो देखिए जी, हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं यह भी एक विज्ञान की देन है। तो आज का युग जो है विज्ञान का युग है, और आप सभी लोग जानते हैं कि विज्ञान का महत्व कितना महत्व है हमारे जीवन में। इसके बाद इसमें देख लेते हैं विज्ञान के जो इम्पोर्टेंट है, महत्व है हमारा, वह दिया गया है। मानव जीवन में विज्ञान की महत्वता तथा जरूरत को हम निम्न शीर्षकों के विभाजन कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे कुछ हेडिंगें दी गई हैं, इनके माध्यम से बताया गया है कि विज्ञान हमारे लिए कितना जरूरी है। तो इसमें देख लेते हैं
पहला जो है आपकी हेडिंग है वह है विश्व बंधुता की भावना का विकास। तो आप सभी लोग जानते हैं विज्ञान के द्वारा विश्व बंधुता की भावना का विकास हुआ है। जैसे रेल के द्वारा जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हैं। वायुयान से जो है हमने एक देश से दूसरा देश, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हम जो है पहुंच चुके हैं। इसका रेडियो, टेलीविजन, दूरभाष आदि के कारण जो है दुनिया सिमटकर एक बड़े परिवार के रूप में हो गई है। मतलब एक पूरे परिवार के रूप में हम हो गए। आप आपस में हमारे जो है हम आदान प्रदान कर सकते हैं, कोई भी वस्तु का जो है आदान प्रदान कर सकते हैं, संपर्क साध सकते हैं इन साधनों के माध्यम से। ठीक है, तो विश्व बंधुता की भावना का विकास हुआ है। इससे जो है एक दूसरे की अब भाषा भी हम समझने लगे हैं, बोली समझने लगे हैं, जिससे जो है हम जो है एक परिवार के रूप में हो चुके हैं। तो यहाँ पर पहली जो हमारी है इसमें विश्व बंधुता की भावना का विकास, विज्ञान के माध्यम से क्या हुआ है, विश्व बंधुता की भावना का विकास हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर जो है आप पढ़ सकते हैं इसको अच्छे से, लेकिन आप समझ गए होंगे विश्व बंधुता से क्या संबंधित हमारा। इसके बाद नेक्स्ट है शक्ति के साधनों का विकास। तो शक्ति के साधनों का विकास हुआ है विज्ञान से। जैसे आप देखते हैं हमारी सौर ऊर्जा, तो यह विज्ञान के माध्यम से ही संभव हुआ है। जो सौर हमारे पैनल बनते हैं तो विज्ञान के द्वारा ही बनाया गया है। न्यूक्लियर ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा हुई हमारी। इसका पेट्रोलियम हुआ, तो पेट्रोलियम जो है खोजा है विज्ञान के द्वारा और उसका एक इंजन बनाना। ठीक है, तो यह शक्ति जो है विद्युत शक्ति जो है विद्युत शक्ति के रूप में है। तो शक्ति के साधनों का विकास जो है विज्ञान के माध्यम से हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे, जैसे हाँ आप हथियारों में भी देख सकते हैं, है ना। और इसके बाद हमारे जैसे किसानों के लिए देखा जाए तो जो पंप बनाया गया है वह भी एक शक्ति का साधन ही है। ट्रैक्टर जो है वो भी एक शक्ति का साधन है। बोझ बहुत ज्यादा, जैसे बोझ जो है उठा लेते, पहले बैलगाड़ियों के माध्यम से उठाते थे। इस प्रकार से जो है शक्ति के साधनों का विकास हुआ है, साधनों का विकास हुआ है, आप कह सकते हैं विज्ञान के माध्यम से। इसके बाद है अंतरिक्ष का ज्ञान। तो अंतरिक्ष का ज्ञान हुआ, जैसे अभी मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि पृथ्वी को केंद्र मानते थे, फिर सूर्य को मानते थे, फिर हम मंदाकिनी को मानने लगे, फिर उसके बाद पता चला कि ब्रह्मांड में कई अरब खरब मंदाकिनियां, इसका केंद्र दूसरा कोई है। मंदाकिनी एक दूसरे से दूर जा रही है। ब्रह्मांड में हम सारा कुछ जो है यह सब पढ़ चुके हैं। तो इसी प्रकार से अंतरिक्ष का हमको ज्ञान हुआ है। इसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं अंतरिक्ष विज्ञान में मानव को अंतरिक्ष में प्रवेश तथा सौरमंडल की जानकारी दी है। ठीक है, चंद्र तल तथा पर मानव पर पहुंचना एक युग की सबसे चमत्कारी घटना, मतलब चंद्रमा की सतह पर जो है पहुंच चुके हैं हम। इसके बाद इस ज्ञान का तात्कालिक लाभ ही दृष्टिगोचर नहीं हो, लेकिन अंतर्ग्रही संबंधों की यह महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा कृत्रिम उपग्रहों द्वारा मौसम विज्ञान की विभिन्न उन्नतियों में से एक है। आपका जो कृत्रिम उपग्रह भेजे जाते हैं तो उससे मौसम का ज्ञान होता है हमें, तूफान आने वाला है, चक्रवात आने वाला है, तो इस सब की जो है इसके साथ है हमारे दूरदर्शन वाले जो चैनल चलते हैं, जैसे संपर्क वाले संचार वाले साधन है, तो यह सब भी जो है उपग्रहों के माध्यम से चले हैं। तो इससे अंतरिक्ष का ज्ञान हमें हुआ है विज्ञान के माध्यम से। चिकित्सा के क्षेत्र में भी जो है विज्ञान का बहुत योगदान है। जैसे कई प्रकार की जो मशीनें हैं जो चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग में लाई जाती हैं, दवाइयाँ हैं, तो यह विज्ञान के माध्यम से ही बनी हुई है हमारी, है ना। बीमारियों का इलाज जो है वैज्ञानिकों ने ही खोजा है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा औद्योगिक विकास में तीव्रता। तो देखिए विज्ञान के माध्यम से औद्योगिक विकास में भी बहुत ज़्यादा तीव्रता आई है। जैसे कोई मशीन है, अभी कंप्यूटर में ही देख लीजिए, तो पहले कितना बड़ा कंप्यूटर होता था, है ना। इसके बाद आज देखते हैं कि छोटा सा है। अब मोबाइल भी एंड्रॉयड मोबाइल आने लगे हैं। पहले वो छोटे छोटे मोबाइल आते थे जिसमें वो सांप वाला गेम होता था। हमारे औद्योगिक विकास में भी तीव्रता आई है विज्ञान के माध्यम से, सुलभ वस्तुएं बनने लगी हैं। इसके बाद कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। कई ऐसे नए बीजों का उत्पादन हो चुका है जो कम पानी में जो है अच्छी फसल उत्पन्न होती है उन बीजों के माध्यम से। इसके बाद जो साधन है, कई साधन हैं जो कृषि के लिए, तो कई प्रकार के साधनों का विकास हुआ है। खेत जोतने के लिए हुआ है, पानी देने के लिए हुआ है ना। इसके साथ जो है उर्वरक शक्ति जैसे खाद का जो है विकास हुआ है वैज्ञानिकों के माध्यम से। तो किस प्रकार से जो पैदावार को नया बढ़ा सकते हैं, तो किसी के क्षेत्र में भी जो है विज्ञान का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके बाद आते हैं हमारा कार्य क्षमता में वृद्धि। तो देखिए विज्ञान के माध्यम से कार्य क्षमता में वृद्धि भी हुई है। जैसे कि एक मनुष्य पहले जो काम कर सकता था, अब जो है वह मनुष्य 10 व्यक्तियों का काम अकेले कर सकता है। तो कार्य क्षमता में वृद्धि हुई है विज्ञान के माध्यम से। इसके साथ फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपको दिए गए हैं वह जो नए बच्चे हमारे चैनल पर नए आते हैं उनके लिए है कि जो है ब्रह्मांड वन से लेकर हमारा पर्यावरण प्रदूषण तक, पर्यावरण तक जो है पूरा जो है हमारा साइंस का जो सिलेबस इससे पहले जो MPTT वर्ग 2 का था, तो वो सिलेबस वाइज पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ पर भी क्लिक करके PDF में आप इस पर क्लिक करके पहुँच सकते हैं सीधा चैनल पे। वहाँ पर आप देख सकते हैं यदि आप नए हैं चैनल पे। और
यदि आप लोग पुराने हैं तो आप लोग देख ही चुके होंगे, नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए और इन वीडियो को देखिए। इसके बाद जो है आप पेडागोजी पे आइएगा। तो इसके साथ फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो जो है ख़त्म होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और साथ में यहाँ पर लिंक दी गई है, आपको फेसबुक पेज की दी गई है, इसके बाद हमारे टेलीग्राम की भी लिंक दी गई है। इन दोनों लिंक पे जो है आपको इसके जो है नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो यहाँ से आप जो है नोट्स डाउनलोड करके, लेकिन नोट्स थोड़ा लेट आते हैं, आप सभी को पता है, एक दिन लेट मैं इसलिए देता हूँ मोस्टली क्योंकि थोड़ा बहुत वीडियो भी मेरी चल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।